जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। मंचावर उपस्थित आधुनिक भारताचे लोहपुरुष, भारतातील अत्यंत कणखर नेतृत्व म्हणून ज्यांच्याकडे बघितलं जातं आणि आधुनिक भारतातले चाणक्य म्हणून देखील ज्यांची ओळख आहे, ते आपल्या सर्वांचे लाडके नेते माननीय अमितभाई शहाजी, आपले अध्यक्ष, जे सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये गरगर गरगर फिरतायत आणि भारतीय जनता पक्षाला मजबूत करतायत, ते चंद्रशेखर बावनकुळेजी, आपल्या या जिल्ह्याचे लोकप्रिय नेते आणि लोकप्रिय खासदार प्रताप पाटील चिखलीकरजी, तीरथसिंग रावतजी, गिरीश महाजनजी, भागवत कराडजी, अतुल सावेजी, प्रवीण दरेकरजी, सुधाकरराव, आपले दुसरे खासदार सुधाकरराव श्रृंगारेजी, संजय कोडगेजी, व्यंकटराव गुजेगावकरजी, प्रवीण सालेजी, राम पाटील रातोळीकर, तुषारजी राठोड, भीमरावजी केराम, राजेशजी पवार, संजयजी केणेकर, सूर्यकांताताई पाटील, माधवरावजी किन्हाळकर, संभाजीराव पाटील निलंगेकर, प्रणिताताई देवरे, गजाननराव घुगे, सुभाषजी साबणे, मिलिंद देशमुख, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित श्री तानाजी मुटकुळे, मेघनाताई बोर्डीकर, विनायकराव पाटील, अजितजी गोपछडे, देविदासजी राठोड, गंगाधरराव जोशी, विजय गंभीरे, दिलीपजी कंदकुर्ते, प्रवीण पाटील चिखलीकर, नवनाथ बन, शिवाजीराव कव्हेकर आणि कोणी उरलं असेल तर त्यांची क्षमा मागून या ठिकाणी प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे अमितभाईंची नांदेडला आम्ही सभा ठेवली तर अशोक चव्हाण असं म्हणाले की त्यांना निवडून येण्याची खात्री नाही म्हणून ते सभा घेत आहेत. असं नाहीये अशोकराव, आमच्याकडे 9 वर्षात केलेलं काम सांगण्यासारखं काम आमच्याकडे आहे म्हणून आम्ही सभा घेतोय आणि म्हणून इतके लोक या ठिकाणी उपस्थित आहे. अशोकराव, तुमची मजल 2G 3G सोनियाजी याच्या पलीकडे गेलीच नाही. तुमच्याकडे सांगण्यासारखं काही उरलंच नाही, त्यामुळे तुम्ही सभा घेण्याची हिम्मत करत नाही. आम्ही बघा अमितभाईंची सभा घेतली, जिथपर्यंत नजर जाते तिथपर्यंत लोकच लोक दिसतायत. जनतेचा महासागर या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. खरं म्हणजे मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं, काँग्रेस पक्षाला अधूनमधून विजय मिळतो आणि तो त्यांच्या इतक्या डोक्यात जातो. आता काँग्रेसचा कुठलाही नेता महाराष्ट्रात उठला की म्हणतो आम्ही महाराष्ट्रात कर्नाटक पॅटर्न आणू, महाराष्ट्रात कर्नाटक पॅटर्न आणू. कालपर्यंत त्यांना कर्नाटक म्हटलं की राग यायचा, आता हे म्हणतात कर्नाटक पॅटर्न आणू. पण मी त्यांना सांगतो, महाराष्ट्रात एकच पॅटर्न चालतो आणि तो आहे छत्रपती शिवाजी पॅटर्न. इथे कुठला कर्नाटक पॅटर्न चालू शकत नाही. इथे एकच पॅटर्न आहे, छत्रपती शिवरायांचा पॅटर्न, आणि तो पॅटर्न या संपूर्ण देशामध्ये कोणी आणला असेल तर तो नरेंद्र मोदीजींनी आणलाय. त्यामुळे इथे चालेल तो मोदी पॅटर्न, आणि मोदी पॅटर्ननीच आपल्याला 14 मध्ये विजय दिला, 19 मध्ये विजय दिला, आणि 24 मध्ये महाविजयाची तयारी ही या ठिकाणी आपण सुरू केलेली आहे. पण मला मजा येते, निवडणुका जवळ आल्या की पवार साहेबांचे स्टेटमेंट चालू होतात. आणि मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्यापैकी कोणी इंटरनेटवर जाऊन काढा किंवा जुने पेपर काढा, 14च्या निवडणुकीपूर्वी पवार साहेब तेच बोलले, 19च्या निवडणुकीपूर्वी पवार साहेब तेच बोलले, विधानसभेपूर्वी पवार साहेब तेच बोलले.
निवडणुका आल्या की हे सांगतात मोदींची लाट नाहीये, आता ती लाट खाली चालली आहे, आता सगळे विरोधात गेले आहे, आता सगळीकडे आम्हीच निवडून येणार आहे असं सांगतात आणि हे पुन्हा उघडे पडतात आणि मोदीजीच या ठिकाणी निवडून येतात. तुम्हाला आठवत असेल 2019 पूर्वी पवार साहेबांनी सांगितलं देशभरामध्ये आता विरोधकांची हवा आहे, मोदीजींची हवा संपलेली आहे आणि मग सगळे विरोधक हातात हात घालून आपल्याला पाहायला मिळाले, हात वर करून उभे राहिले. पण जेवढे विरोधक यांनी एकत्रित केले होते तेवढ्या जागा देखील काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या देशात मिळून नाही आल्या, देशात मिळून आल्या नाही जेवढे नेते यांच्या मंचावर होते. ही अवस्था आज आपल्याला पाहायला मिळते. आता पुन्हा इलेक्शन आले, पवार साहेबांचं स्टेटमेंट देशामधली हवा बदलतीये. काही हवा बदलत नाहीये. हा देश कालही मोदीजींच्या मागे होता, आजही मोदीजींच्या मागे आहे आणि उद्याही मोदीजींच्याच मागे राहील. आणि महाराष्ट्र आमची कॉम्पिटिशन आहे, उत्तर प्रदेशची आमची कॉम्पिटिशन आहे, गुजरातची. कशाची? कोण मोदीजींना जास्त जागा देतो याची. आम्ही 14 मध्ये 42 दिल्या, आम्ही 19 मध्ये 41 दिल्या आणि आता पुन्हा शिवसेना भाजप युती 42 पेक्षा जास्त जागा या महाराष्ट्रामध्ये 2024 साली देईल. कारण मराठी माणसाचं प्रेम हे छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आहे, ते राष्ट्रवादावर आहे आणि राष्ट्रवादाचं प्रतीक असलेल्या मोदीजींवर त्यांचं प्रेम आहे. त्यामुळे संपूर्ण समाज आपल्या पाठीशी उभा आहे. खर तर मोदीजींनी 9 वर्षामध्ये देश कसा बदलला आमचे अमित भाई या ठिकाणी सांगतील. पण मोदीजींच्या योजनांचा महाराष्ट्राला काय लाभ झाला? 1960 साली महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. 1947 ला आमचा देश या ठिकाणी स्वतंत्र झाला. पण बंधू भगिनींनो, तरी देखील देशामध्ये परिस्थिती काय होती? मोदीजी येतपर्यंत अनेक लोक बेघर होते, अनेक लोकांकडे शौचालय देखील नव्हतं, अनेक लोकांची अवस्था गरिबी रेषेच्या खाली होती. मोदीजींनी महाराष्ट्रामध्ये 25 लाख कुटुंबांना प्रधानमंत्री मोदी आवासचं घर दिलं. आज मोदीजींमुळे 1.25 कोटी लोक आपल्या स्वतःच्या घरात या महाराष्ट्रामध्ये राहत आहेत. आयुष्यमान भारत मध्ये 71 लाख गरिबांना त्या ठिकाणी उपचाराची सेवा दिली. कोविड मध्ये महाराष्ट्रातल्या 17 कोटी आमच्या 12 कोटी लोकांना 17 कोटी लसी टोचण्याचं काम आणि मोफत कोविडची लस देण्याचं काम हे माननीय मोदीजींनी केलं. किसान सन्मान योजनेमध्ये 1,10,00,000 शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे दिले. जल जीवन मिशन मध्ये महाराष्ट्रातल्या 1,12,00,000 घरांमध्ये नळाचं पिण्याचं शुद्ध पाणी हे मोदीजींनी पोचवलं. 70 वर्षात पोचलं नव्हतं. मोदीजींनी 1,12,00,000 घरांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये पिण्याचं पाणी पोचवलं. उज्ज्वला योजनेमध्ये 38 लाख आमच्या माता भगिनींना त्या ठिकाणी गॅसचं सिलेंडर मिळालं. कौशल विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये 10 लाख लोक कुशल प्रशिक्षित झाले. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेमध्ये महाराष्ट्रातल्या 87 लाख शेतकऱ्यांना मोदीजींनी त्या ठिकाणी फसल विम्याचा फायदा दिला आणि त्यासोबत पीएम स्वनिधी मध्ये 5 लाख हात ठेलेवाले, पान ठेलेवाले, फुटपाथ दुकानदार यांना मदत करण्याचं काम दिलं. आणि यासोबत मुद्रा योजनेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये 41 लाख युवांना रोजगार मिळाला. 41 लाख लोकांना मुद्रा योजनेचं लोन हे महाराष्ट्रात मिळालं आणि यापैकी 50% महिला आहेत. हे महाराष्ट्राने या ठिकाणी मुद्रा योजनेचा रेकॉर्ड या ठिकाणी करून दाखवला.
आणि एवढंच नाही, अटल पेन्शन मध्ये 40 लाख लोकांचे खाते उघडले, सुकन्या समृद्धीमध्ये 23 लाख परिवारांच्या घरी, ज्यांच्या घरी मुलगी जन्माला आली त्यांना त्या ठिकाणी फायदा झाला. मातृवंदना योजनेमध्ये 32 लाख लाभार्थ्यांना फायदा झाला. आणि एकूण जर आपण बघितलं तर या महाराष्ट्रामध्ये मोदीजींच्या सरकारच्या माध्यमातून 4 लाख कोटी रुपयाचे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट चालले आहेत. रस्ते होत आहेत, पुलं होत आहेत, पोर्ट होत आहेत, एअरपोर्ट होत आहेत. 4 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक ही पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये माननीय मोदीजींच्या सरकारने या ठिकाणी केली आहे. त्यामुळे 9 वर्षामध्ये महाराष्ट्रातल्या गरीबाला, महाराष्ट्रातल्या मध्यमवर्गीयाला, सामान्य मराठी माणसाला त्या ठिकाणी मोदीजींच्या माध्यमातून जो विकास दिसलाय तो आपण सगळ्यांनी अनुभवलाय. आणि त्यासोबत तुमच्या आशीर्वादाने पुन्हा एकदा डबल इंजिनचं सरकार आलंय. मागच्या 14 ते 19चं सरकार तुम्ही बघितलं, महाराष्ट्र बदलण्याचं काम आपण केलं. समृद्धी सारखा महामार्ग आपण तयार केला. मध्यंतरी 2.5 वर्षाचं सरकार होतं. आमच्या अशोक चव्हाण साहेबांकडेच खातं होतं. त्यांनी घोषणा केली नांदेड जालना मार्ग बनवणार, फुटकी कवडी देखील दिली नाही, काहीही केलं नाही. पण आता आपलं सरकार आल्याबरोबर नांदेड जालना जो आपल्या समृद्धीला जोडणारा महामार्ग आहे त्याच्या ऍक्विजिशनला पैसे दिले. आणि याच वर्षी नांदेड जालन्याचं काम देखील आम्ही सुरू करतोय. नांदेड मधनं मुंबईकडे जाण्याकरता आता सगळे मार्ग आणि अवरोध हे त्या ठिकाणी दूर करण्याचं काम आपण करतोय. एवढंच नाही तर आपल्याला कल्पना आहे आता नवीन शक्तीपीठ महामार्ग आपण तयार करतोय. हा शक्तीपीठ महामार्ग जो रेणुका देवीच्या माऊर पासनं जो नांदेडकडनं जाणार आहे, हा शक्तीपीठ महामार्ग नागपूर ते गोवा महामार्ग आहे. हा मराठवाड्याच्या 5 जिल्ह्यातनं जाणार आहे. आता नांदेडच्या लोकांना गोव्याला जायचं असेल तर 5च तास लागतील. 5 तासात तुम्ही नांदेडहून गोव्याला जाल, 3-3.5 तासात तुम्ही नांदेडहून कोल्हापूरला जाल. अशा प्रकारचा महामार्ग जो आता पूर्णपणे साऊथची कनेक्टिव्हिटी, दक्षिणेची कनेक्टिव्हिटी ही नांदेडला आणि मराठवाड्याला तयार करतोय. आणि तिकडे पश्चिमेची कनेक्टिव्हिटी, इकडे उत्तरेची कनेक्टिव्हिटी, अशा प्रकारची सगळी कनेक्टिव्हिटी आमच्या नांदेड करता या ठिकाणी आपलं सरकार तयार करताय. कारण आपलं काम करणारं सरकार आहे. आपल्याला माहिती आहे आपल्या शिंदेजींच्या नेतृत्वात आपल्या सरकारने निर्णय घेतला. मोदीजींनी 6,000 रुपये दिले तर आपण नमो शेतकरी सन्मान योजना आणली आणि 6,000 रुपये आपण पण देणार आहोत. आता 12,000 रुपये हे त्या ठिकाणी आपण देणार आहोत. आणि मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याला 9,000 रुपये आपण डीबीटीचे त्या ठिकाणी अन्न सुरक्षा योजनेचे देणार आहोत. त्यामुळे त्या ठिकाणी 22,000 रुपये त्यांच्या घरामध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. 1 रुपयात आता आपण पीक विमा देतो. आणि या ठिकाणी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना जी आहे, आता 5 लाखापर्यंतचा इलाज हा मोदीजींनी मोफत केला. आणि 5 लाखापर्यंतचा इलाज हा महाराष्ट्र सरकारने मोफत केला. आता कोणालाही चिंता करायचं कारण नाही. कोणालाही आजार झाला तरी देखील आपली योजना ही त्या ठिकाणी त्याचा इलाज करण्याकरता आहे. आमच्या माता भगिनी या ठिकाणी आहेत. आमच्या माता भगिनींना एसटीचा प्रवास 50% सूट त्यांना एसटीच्या प्रवासामध्ये आपल्या सरकारने दिली. आता आमची वहिनी सांगते की आता तालुक्याला किंवा जिल्ह्याला तुम्ही जाऊ नका. तुम्ही गेले तर 50 रुपये लागतात, 100 रुपये लागतात. मी गेली तर अर्धेच पैसे लागते. त्याच्यामुळे आता आमची वहिनी तालुक्याला आणि जिल्ह्याला चालली आहे कारण 50% सूट मिळाली आहे. एवढंच नाही तर आपल्याला माहिती आहे आता आपल्या घरामध्ये मुलगी जन्माला आली
तर मुलीचं स्वागत होणार आहे, कारण मुलगी ज्या घरात जन्माला येईल ते घर लखपती होणार आहे. मुलगी जन्माला आल्याबरोबर 5,000 रुपये, पहिल्या वर्गात गेली 5,000 रुपये, 7व्या वर्गात गेली 8,000 रुपये, 11व्या वर्गात गेली 8,000 रुपये आणि 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये. 1,00,000 रुपये मुलीचा जन्म ज्या घरामध्ये होईल त्या घराला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. मुलगी पैदा झाली की घर लखपती होणार आहे. आज खरं म्हणजे सांगण्यासारख्या गोष्टी अनेक आहेत, आपण सगळ्यांनी त्या ऐकल्यात. आपण या ठिकाणी अमित भाईंना ऐकण्याकरता आलो आहे, म्हणून तुम्हाला एवढंच निवेदन करण्याकरता आलो आहे की आता या ठिकाणी काही लोक एकत्रित येऊन त्यांचा असा विचार चाललाय, आम्ही तिघ एकत्रित आहोत म्हणून आम्ही भाजप सेनेला पराभूत करू. पण काळजी करू नका, जंगलामध्ये कितीही प्राणी एकत्रित आले तरी वाघाची शिकार ते करू शकत नाही, हे त्रिकालबाधित सत्य आहे. आणि त्यामुळे या ठिकाणी येत्या काळामध्ये बावनकुळेजींनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला बूथच्या माध्यमातून लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचून त्या ठिकाणी मोदी सरकारने केलेलं काम हे त्या ठिकाणी पोहोचून प्रत्येक लाभार्थ्याला त्या ठिकाणी त्या कामाची जाणीव करून देऊन पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युती ही मोदीजींच्या नेतृत्वात प्रचंड मताने निवडून आणायची आहे, रेकॉर्ड करायचा आहे. आणि त्याची सुरुवात आज नांदेड पासून झाली आहे. मला विश्वास आहे नांदेड पासून सुरुवात झाली, आता आम्हाला मागे वळून पाहावं लागणार नाही. आणि म्हणून चिखलीकरजी तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही जे जे संकल्प केले आहेत ते सगळे संकल्प पूर्ण करण्याचं काम आपलं सरकार करेल. ते नांदेड बिदरचं काम असो, ते आपल्या एअरपोर्टचं काम असो, जे जे संकल्प चिखलीकरजी तुम्ही केले आहेत, जे आमच्या आमदारांनी केले आहेत ते संकल्प पूर्ण होतील एवढाच विश्वास व्यक्त करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अमित जी, हम मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. स्वतंत्रता के बाद 1947 में 3 राज्य पीछे रह गए थे, मराठवाड़ा, जूनागढ़ और कश्मीर. उसमें से जूनागढ़ और मराठवाड़ा का विषय तत्कालीन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छुड़ाया, लेकिन आधुनिक लौह पुरुष हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, इन्होंने कश्मीर से 370 कलम हटाकर अखंड भारत का हमारा स्वप्न पूर्ण किया है. मैं उनसे अनुरोध करता हूं आदरणीय अमित शाह जी से, वो इस जनसभा को संबोधित करे. भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, नांदेड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवेंद्र जी ने लक्ष्य रखा है 45 सीटों का. ऐसी आवाज से नहीं आती है भाई. मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ. 45 सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. ये मीडिया वाले जरा सेट कर नीचे बैठ जाओ, बहुत टाइम के बाद मैं नांदेड़ आया हूं भाई. जरा सेट कर बैठ जाओ भैया प्लीज. अरे बैठ भी जाओ यार. बैठ जाओ, बैठ जाओ. मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में महाराष्ट्र को देश में एक नंबर पर लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया, ऐसे हमारे नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर बावनकुळे जी, श्री भगवतराव कराड़ जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, ऐसे प्रताप राव पाटिल चिखलीकर जी, श्री सुधाकर राव श्रृंगारे जी, अतुल सावे जी,
गिरीश महाजन जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत जी, विधान परिषद के सदस्य प्रवीण देरेकर जी, उपस्थित सभी आमदार, खासदार महोदय और आज नांदेड़ की इस विशाल जनसभा में मोदी जी के समर्थन के लिए आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मेरे साथ शिवाजी महाराज के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए मेरे साथ, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। मित्रों, आज जब मैं नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, महाराज छत्रपति महाराज शिव छत्रपति का राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है। मैं शिव छत्रपति को मनपूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये नांदेड़ की भूमि सचखंड साहेब हजूर साहब की भूमि है। ये भूमि को दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने मन खोलकर आशीर्वाद दिया है और यही भूमि से परदेसी ताकतों के खिलाफ अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ाई न छोड़ने का संदेश गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं नांदेड़ में मराठावाड़ा में आया हूं, तब ये मराठावाड़ा का प्रांत हैदराबाद प्रांत का हिस्सा था। देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, मगर नांदेड़ और पूरे मराठावाड़ में, बीदर में, हैदराबाद में देश को आजादी नहीं मिली। वहां के जुल्मी शासक ने ढेर सारे यातनाएं की। स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन लेकर 17 सितंबर 48 को हमारे इस मराठावाड़ को आजाद करने का काम किया था। आज मैं सरदार पटेल जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भैया आप लोग प्लीज बैठ जाइए ना नीचे, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं। प्लीज थोड़ा कम जगह हो तो भी बैठ जाइए। वो लाल शर्ट वाले भाई जरा प्लीज बैठ जाइए। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से नांदेड़ और समग्र महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र की जनता ने, क्योंकि 14 और 19 दोनों चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को वोट देने का काम किया। मन खोलकर यहां से खासदार भेजे और इसी का परिणाम था कि मोदी जी 2/3 बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए और 9 साल तक देश पर विकास क्या होता है इसका परिचय कराया। मोदी जी के 9 साल, ये 9 वर्ष भारत गौरव के 9 वर्ष। मोदी जी के 9 वर्ष भारत के विकास के उत्कर्ष के 9 वर्ष। मोदी जी के 9 वर्ष गरीब कल्याण के 9 वर्ष। मोदी जी के 9 वर्ष भारत को सुरक्षित करने के 9 वर्ष है। और मित्रों,
10 साल के सोनिया मनमोहन के शासन के बाद जब मोदी सरकार आई तब सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किया। मैं आज महाराष्ट्र की जनता को याद कराने आया हूं। याद करिए सोनिया मनमोहन सरकार जिसमें शरद पवार साहब भी थे, ये 10 साल सबसे भ्रष्ट सरकार चली। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार यूपीए की सरकार थी। और 9 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एनडीए की सरकार चली। 9 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। अगले 10 साल याद करिए, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, देश में बम धमाके करते थे, आतंकवादी घटनाएं करते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के मुंह से दिल्ली में ऊफ नहीं निकलता। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल तो थे भारत में गरीबी बढ़ाने वाले 10 साल रहे। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के अंदर अभी अभी देवेंद्र जी ने बताया, ढेर सारे गरीब कल्याण के काम। देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए हर व्यक्ति को घर मिले, हर व्यक्ति को घर में शौचालय मिले, हर व्यक्ति को घर में बिजली मिले, हर व्यक्ति को घर में पीने का पानी मिले, हर गरीब को 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिले, गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह हर व्यक्ति मुफ्त मिले और इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर देने का काम भी मोदी जी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा, आपने 4 पीढ़ी तक शासन किया, 4 पीढ़ी तक जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी और सोनिया मनमोहन की सरकार, अगर 4 पीढ़ी में आप शौचालय नहीं पहुंचा पाए, घर नहीं दे पाए, गैस नहीं दे पाए, मुफ्त अनाज नहीं दे पाए, तो आपने गरीबों के लिए क्या किया? सच अर्थ में आजादी के बाद गरीबों के कल्याण का काम केवल और केवल देश के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। देवेंद्र जी ने ढेर सारी बात करी है। मोदी जी ने 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल दिया। देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे ने उसमें 6,000 रुपया और जोड़ा और देवेंद्र जी ने यहां पर जल युक्त शिवार योजना को भी चालू करने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं आपको पूछने आया हूं, इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक धारा 370 में एक प्रोविजन जोड़ा था कि ये टेम्पररी है, मगर इसको हटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मुझे नांदेड़ वाले बताए, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोले, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, ममता कोई हटाना नहीं चाहता था, वोट बैंक की लालच करते थे। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने 5 अगस्त को कलम के एक झटके से
धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमें कैसे लिए भारत का हिस्सा बना दिया। और ये राहुल बाबा, शरद पवार, सभी लोग विरोध कर रहे थे, कहते थे आसाम में, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने हुई है कंकर। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी ने बाबर ने तोड़ा हुआ वो राम मंदिर फिर से पुनः प्रस्तापित किया। ये राहुल बाबा, मैं भाजपा का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताते हैं। मैं आज नांदेड़ वालों को बताना चाहता हूं, नांदेड़ वालों, 2024 में वही अयोध्या की वही भूमि पर भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार होगा। नरेंद्र मोदी जी ने देश की संस्कृति और देश के इतिहास का सम्मान करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में देश को गौरव दिलाने का काम किया है। आज देश भर में मोदी जी जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, ये मोदी मोदी के नारे युवाओं नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है। ये मोदी मोदी के नारे मेरी नांदेड़ और महाराष्ट्र की जनता का सम्मान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। एक और मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। अरे राहुल बाबा, विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। ये सालों से परिपाटी है। आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश जाकर बोलते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और यहां पर मैं खास महाराष्ट्र में आज आया हूं। अभी अभी देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, भाजपा शिवसेना की सरकार बनी, धनुष बाण भी शिवसेना को वापिस मिल गया और तय हो गया कि कौन सी शिवसेना असली है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना आया हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गई। मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो। ट्रिपल तलाक हटाया, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया, इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी, आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो?
मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं। भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है। क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी बातें करी है, इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए। आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी है। उद्धव जी, शिव सैनिक आपकी शिवसेना की नीति विरोधी बातों से तंग आकर शरद पवार जी की पार्टी से रहने के लिए तैयार नहीं था। उन लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी और आपकी सरकार टूटी। दगा करने का काम, धोखा देने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था। मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए थे। माताओं, भाइयों, बहनों, ये 24 का जो चुनाव आना है, ये चुनाव जो आएगा, इसमें आपने फैसला करना है किस देश का प्रधानमंत्री कौन बने, मोदी जी बने या राहुल गांधी बने? जोर से बोले, कौन बने? और जोर से बोलो, कौन बने? और जोर से बोलो, कौन बने? उद्धव जी, आवाज सुनाई पड़ती है तो सुन लीजिए। आप वहां रहकर औरंगाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते, उस्मानाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते और अहमदनगर का नाम बदलने का भी समर्थन नहीं कर सकते। आपने महाराष्ट्र की जनता के सामने आपका स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 7 नए ITI खोले, 7 नए IIM खोले, 15 नए एम्स खोले और 390 यूनिवर्सिटी और 700 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। एक और 65 साल का काम और एक और मोदी जी के 9 साल का काम। पिछले 9 वर्षों में नेशनल हाईवे में 54,000 किलोमीटर जोड़ने का काम मोदी जी ने किया था। मनमोहन सिंह जी 5 शहरों में मेट्रो छोड़कर गए थे, आज 20 शहरों में हो गई। 17 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। यहां नांदेड़ साहब है,
प्रताप राव ने कहा है वंदे भारत शुरू करना, मैं जाकर जरूर रेल मंत्री से बात करूंगा। 74 नए हवाई अड्डे खोलने का काम मोदी जी ने किया है। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन 1.5 करोड़ घरों में पहुंच चुका है। लगभग 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना, लगभग 11 करोड़ शौचालय, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न और देश में 13 करोड़ लोगों को नए गैस के सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, स्टार्टअप की बात हो, अंतरिक्ष के लिए नई नीति बनाने की बात हो, व्यापार बढ़ाना हो, दुनिया में से उद्योग यहां लाना हो, नौकरियों के मौके बढ़ाने हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने जो कांग्रेस 4 पीढ़ी में नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ा काम किया है मोदी जी ने, हमारे भारत को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। सम्मान, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष कोई मोदी को बॉस कहता है, कोई पैर छूता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनका समय मांगता है। ये सम्मान भारत को मोदी जी ने दिलाया है। भारत का परचम समग्र दुनिया में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, बताओ, ये हजारों की संख्या में बैठे हुए लोग, 50,000 से ज्यादा जनमेदनी है, मुझे बताओ, सबका कोविड का टीका, कोविड का वैक्सीन का दोनों डोज हो गया है या नहीं हो गया है? हाथ ऊपर करिए, हो गया है या नहीं हो गया है? 1 पैसा देना पड़ा है क्या? 1 पैसा देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सबको वैक्सीन दे दिया। और दूसरी ओर उद्धव जी ऑफिस भी नहीं जाते थे, और राहुल बाबा कहते थे तो मोदी वैक्सीन है, मत लो। जब देखा कि सब लेने लगे तो रात के अंधेरे में जाकर खुद उन्होंने टीका लगा दिया। मोदी जी ने 230 करोड़ वैक्सीन के डोज देकर भारत की जनता को कोविड से सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 24 के चुनाव को 1 साल बचा है, आप क्या चाहते हैं? मोदी जी की सरकार फिर से चाहते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? नांदेड़ से कमल खिलाकर मोदी जी के पास भेजेंगे क्या? महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा सीटें जीतेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद माननीय नामदार अमितजी शाह साहेब, आपण आम्हाला सविस्तर असं मार्गदर्शन केलास। आदरणीय अमितजी शाह साहेबांचे हार्दिक हार्दिक आभार।